क्वेश्चन लिख लीजिए, रेस्टोरेशन ड्रामा। रेस्टोरेशन ड्रामा स्लैश 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 ड्रामा during the age of drama during the age of Dryden. Drama during the age of Dryden. क्वेश्चन है द रेस्टोरेशन ड्रामा या ड्रामा ड्यूरिंग द एज ऑफ ड्राइडन। एक बार फिर से हम लोग सारी बात ड्रामा का कर लेते हैं। ड्रामा started developing in Britain. Drama came to Britain with the arrival of the Romans. रोमन्स के आने के साथ, रोमन्स आए थे 43 CE में, तो रोमन्स के साथ ड्रामा शुरू हो गया था आना इंग्लैंड में। रोमन्स के जाने के बाद एंगल्स, सैक्सन्स एंड ज्यूट्स आए इंग्लैंड में, बट ड्रामा डिड नॉट प्रोग्रेस मच। उसके बाद वाइकिंग्स आए, कोई विशेष नहीं। उसके बाद नॉर्मन्स आए 1066 में, 1066 में। तो नॉर्मन्स के आने के बाद ड्रामा थोड़ा बहुत डेवलप करना शुरू किया एंड चर्च हेल्प्ड इन द राइज ऑफ ड्रामा। चर्च ने मदद किया ड्रामा की तरक्की में। पहले नाटक आए मिस्ट्री, मिरेकल प्लेज, देन मोरालिटी प्लेज, उसके बाद इंटरल्यूड्स आए एंड ड्रामा प्रॉपर, जिसको आज की तारीख का ड्रामा बोलते हैं, वो ड्रामा आ गया, जिसको लिखना शुरू किया था यूनिवर्सिटी विट्स ने। यूनिवर्सिटी विट्स कौन थे? Those who studied, those dramatists who studied in the Oxford University or Cambridge University of England. वे ड्रामेटिस्ट्स जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए थे या पढ़ा रहे थे, इन लोगों ने नाटक लिखना शुरू किया एंड मोस्ट ऑफ देम बिलोंग्ड टू द एलिजाबेथन एज, और इनमें से अधिकांश एलिजाबेथन एज के ही थे। उसके बाद 16th सेंचुरी में एलिजाबेथन एज भी था, 1558 to 1603। शेक्सपियर उस समय का, शेक्सपियर, बेन जॉनसन, क्रिस्टोफर मार्लो उस समय के बेहद इंपॉर्टेंट प्लेराइट्स थे। एलिजाबेथन एज बीता, उसके बाद शेक्सपियर की मृत्यु 1616। उसके बाद ड्रामा डिक्लाइन होना शुरू हो गया। जैकोबियन एज आया, ड्रामा डिक्लाइन कर रहा था। कैरोलाइन एज आया 1642 में, थिएटर्स बंद हो गए और 1642 से लेकर के 1660 तक ड्रामा के फील्ड में लगभग 20 साल या 18 साल एग्जैक्टली बोलिए, इन 18 सालों में नाटक के फील्ड में कुछ विशेष नहीं हुआ इंग्लैंड में। 1660 में जब चार्ल्स द सेकंड वापस सत्ता पर आया तो थिएटर्स खोले गए और नाटक थिएटर्स में दिखाए जाने शुरू हुए। ऐसा नहीं है कि थिएटर खोल दिए तो फिर धड़ाधड़ लोगों ने नाटक लिखना शुरू कर दिया और बहुत अच्छा नाटक लिखना शुरू कर दिया। थिएटर खुला, धीरे धीरे थिएटर पॉपुलराइज होने लगा, तो फिर नाटक भी लिखे जाने लगे। आप 18 सालों तक सिनेमा हॉल बंद कर दीजिएगा और 18 साल के बाद सिनेमा हॉल खुलेगा, तो ऐसा नहीं है कि करण जौहर बस उसी दिन एक नई फिल्म बना करके और रिलीज कर देगा। ऐसा नहीं होता है। जब 18 साल के बाद थिएटर खुले तो उन थिएटर के मालिकों ने एलिजाबेथन एज के नाटकों को, जो अपने समय में बेहद लोकप्रिय थे, उसको दिखाना शुरू किया। लेकिन लोग और क्रिटिक्स एलिजाबेथन एज के नाटकों को पसंद नहीं कर रहे थे, तो अब नए किस्म का नाटक लिखा जाने लगा रेस्टोरेशन एज में। रेस्टोरेशन एज कब से कब तक? 1660 से लेकर के और जॉन ड्राइडन की मृत्यु तक 1700 तक। तो 1660 से 1700 के बीच में नाटक के फील्ड में क्या हुआ और हम लोगों को पढ़ना क्या है?
हम लोगों को 14th सेंचुरी से पढ़ना शुरू करना है और 1700 तक पढ़ना है। The era between 1660 CE and 1700, 1660 से लेकर के 1700 के बीच का पीरियड जो है वह रेस्टोरेशन एज, कॉमनली रिगार्डेड एज द रेस्टोरेशन एज के नाम से यह जाना जाता है। यह रेस्टोरेशन एज के नाम से जाना जाता है। यह इस एज को द एज ऑफ ड्राइडन भी बोलते हैं, क्योंकि इस समय का सबसे इंपॉर्टेंट लिटरेरी फिगर जॉन ड्राइडन था, जिसका एक एसे आप पढ़ चुके हैं, एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी। द रेस्टोरेशन एज मार्क्स ए स्टडी प्रोग्रेस इन ऑल द स्ट्रीम्स ऑफ लिटरेचर। हर एज की तरह रेस्टोरेशन एज में भी हर एक स्ट्रीम ऑफ लिटरेचर में तरक्की हुई। अब स्ट्रीम ऑफ लिटरेचर से क्या मतलब है? स्ट्रीम ऑफ लिटरेचर का मतलब होता है साहित्य की धाराएं, पोएट्री, ड्रामा, नॉवेल, एसेज, क्रिटिसिज्म, इन सब को बोला जाता है स्ट्रीम्स ऑफ लिटरेचर। तो लगभग हर एक स्ट्रीम ऑफ लिटरेचर में तरक्की हुई। कविताएं भी लिखी गई, ड्रामास भी लिखे गए, क्रिटिकल राइटिंग भी लिखी गई। The authors of the period imitated the classical and French writers. Restoration age के जो राइटर्स थे, इन लोगों ने क्लासिकल एज के राइटर्स की नकल शुरू की। तो क्लासिकल एज का मतलब क्या, आप लोगों को बार बार बता चुके हैं। क्लासिकल राइटर्स मतलब क्या? एंशिएंट ग्रीस और एंशिएंट रोमन राइटर्स की नकल इन लोगों ने शुरू की। जो कुछ भी लिखा एंशिएंट ग्रीस और एंशिएंट रोम के राइटर्स की नकल करके लिखना शुरू किया, या उसी स्टाइल में लिखना शुरू किया। और फ्रेंच राइटर्स से भी ये बेहद प्रभावित थे। फ्रेंच राइटर्स से क्यों प्रभावित थे? चार्ल्स द फर्स्ट का एग्जीक्यूशन हुआ 1649 में, और चार्ल्स द सेकंड जो है वह भाग गया अपनी जान बचाने के लिए फ्रांस में उसके फॉलोअर्स और बाकी लोग जो थे वह फ्रांसीसी लिटरेरी फिगर्स के कांटेक्ट में आए। उन लोगों ने चार्ल्स द सेकंड के साथ जो लोग थे, उन लोगों ने फ्रांस के साहित्य को पढ़ा, और जब वापस 1660 में आए तो अपने साथ फ्रांस का साहित्य भी ढेर सारा लेकर के आए, which was something new for इंग्लैंड, जो इंग्लैंड के लिए कुछ नया था। तो रेस्टोरेशन एज के राइटर्स जो थे वह नकल कर रहे थे क्लासिकल राइटर्स की और फ्रेंच राइटर्स की। फ्रेंच राइटर्स की नकल क्यों कर रहे थे, ये वजह आपको हम बता दी। अगर बहुत दिनों तक मैं इंग्लैंड में रह जाऊंगा तो मेरा एक्सेंट बदल जाएगा, मेरी भाषा बदल जाएगी। आप बहुत दिनों तक पाकिस्तान में रह आइएगा तो आपकी भाषा, आपकी सोच, आपका साहित्य के प्रति नजरिया, वो सारी चीजें बदलती है। तो यही फ्रेंच राइटर्स की नकल का कारण बना। The writings were marked with realism, और इस समय जो नाटक लिखे जा रहे थे उसमें रियलिज्म था। रियलिज्म किसको बोलते हैं? फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ सोसाइटी। रियल और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ सोसाइटी, समाज में जो कुछ भी चल रहा है उसका सही सही रिप्रेजेंटेशन। ऐसा नहीं कि बुरी बातें नहीं लिखी जा रही हैं, सिर्फ अच्छी बातें लिखी जा रही है, या अच्छी बातें नहीं लिखी जा रही हैं, सिर्फ बुरी बातें लिखी जा रही नहीं। समाज में जो हो रहा था वो दिखाया जा रहा था नाटकों में या उस समय के साहित्य में। डायरेक्टनेस, बातों को घुमा फिरा करके कहने का अंदाज नहीं था। जो बताना है, जो बोलना है, उसको स्पष्टता से बतलाई जा रही थी। एंड सिंप्लिसिटी, और लेखन में सरलता थी। सिंप्लिसिटी इज अ रिलेटिव टर्म। सिंप्लिसिटी जो है वह एक सापेक्षिक शब्द है। जिसको हम सिंपल समझते हैं वो आपके लिए मुश्किल होगा।
और जिसको आप सिंपल समझते हैं मेरे लिए मुश्किल होगा। तो हम लोगों को सिंप्लिसिटी के अर्थ में ही लेना चाहिए। द लिटरेचर ऑफ दिस एरा कवर्स वाइड फील्ड्स। बहुत सारे क्षेत्रों में इस युग में लिखा जा रहा था एंड इज डेवलप्ड इन अ न्यू स्टाइल, और नए तरीके से लिखा जा रहा था। The dramatic literature revived after a lull of about 20 years. About शब्द लिख लीजिए, lull of about 20 years. जहां तक ड्रामा की बात है तो ड्रामा लगभग 20 वर्षों के बाद डेवलप होना शुरू हुआ, रिवाइव होना, पुनर्जीवित होना शुरू हुआ। थिएटर किस साल बंद हो गए? 1642 खुले कब? 1660। तो फिर 18 साल हुआ, 20 साल क्यों बोल रहे हैं सर? अप्रोक्स बोल रहे हैं सर, अप्रोक्स 20। इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब कैरोलाइन पीपल या जब प्यूरिटन्स ने ड्रामा का विरोध करना शुरू किया तो धीरे धीरे लोगों ने ड्रामा लिखना बंद कर दिया। थिएटर के बंद होने का इंतजार नहीं कर रहे थे कि 15 अगस्त 1947 को थिएटर बंद होगा तो उस दिन से नाटक नहीं लिखेंगे, ऐसा नहीं है। अगर 15 अगस्त 1947 को थिएटर बंद होगा तो लोगों को अंदाज लग गया होगा ना 1945 में कि हाँ थिएटर अब बंद होने वाला है क्या? तो कुछ साल पहले से थिएटर में कमी आनी शुरू हो गई थी, नाटकों में कमी आनी शुरू हो गई थी। और ऐसा नहीं था कि चार्ल्स द सेकंड राजा बना और थिएटर खुले, बस कागज कलम लेकर के ड्रामेटिस्ट बैठ गया, ऐसा भी नहीं था। 6-8 महीने लगे होंगे नाटक को लिखने में और स्टेज पर लाने में, इसलिए अबाउट 20 years लिखा। इन 1642 द थिएटर्स वर क्लोज्ड। थिएटर्स बंद कर दिए गए। क्यों बंद कर दिए गए? मार्जिन में लिख लीजिए इस बात को कि क्यों बंद कर दिए गए। बिकॉज ऑफ द प्रोटेस्ट ऑफ द प्यूरिटन्स के विरोध के कारण थिएटर बंद कर दिए गए। कौन सा एज था ये? कैरोलाइन। याद रखिए, ये छोटी छोटी चीजें हैं। अगर टिप्स पर रहेंगी तो आपको सारा कंसेप्शन साफ रहेगा, और टिप्स पर नहीं रहेंगी तो दिक्कत है। इसलिए चीजों को हम बार बार रिपीट करते हैं। इतनी बार 1642 बोले हैं कि आपको अब ध्यान होगा। आप में से 5 बच्चों को तो जरूर ध्यान होगा, 15 की गारंटी हम नहीं ले सकते। प्यूरिटन्स ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया कि नाटकों के चलते सोसाइटी में इमोरैलिटी आ रही है, सोसाइटी का पतन हो रहा है, तो थिएटर्स बंद कर दिए गए। एंड द पीरियड दैट फॉलोज, और 1642 के बाद का जो पीरियड था टिल द रेस्टोरेशन, कब तक? 1642 से लेकर के कब तक? 1660 तक। रेस्टोरेशन कब हुआ? 1660 was one of the barrenness in the history of drama। तो ये 18-20 साल का जो पीरियड था यह बंजर पीरियड था, अनुपजाऊ पीरियड था ड्रामा के लिए, इंग्लैंड में ड्रामा के लिए। ऐसा नहीं है कि इन 18 वर्षों में एक भी नाटक नहीं लिखा गया होगा। लिखने वाले ने लिखा होगा, किताबें छपी नहीं होंगी, और नाटक थिएटर में किया नहीं गया होगा। घर में कोई बैठ करके लिख देगा तो क्या कीजिएगा? हम भी एक कविता लिख दी है कुछ दिन पहले, लेकिन लिख करके और मेरे लैपटॉप में पड़ा हुआ है, ना मैंने किसी को पढ़ाया, ना मैंने कहीं छपवाया, बात खत्म हो गई। तो जो ड्रामेटिस्ट होगा, जिसके अंदर लिखने की इच्छा होगी, वो तो लिख रहा होगा। The dramatists of this age did not look back to the Elizabethan age for inspiration and guidance। अब जब थिएटर खुले रेस्टोरेशन एज में और नाटक लिखे जाने लगे, तो
किससे प्रेरणा लेनी चाहिए? अगर आपने तय किया है कि मुझे बैटिंग सीखनी है, तो आप किससे प्रेरणा लेंगे? अमिताभ बच्चन से? नो सर, बैट्समैन होगा। एंशिएंट राइटर से। एंशिएंट राइटर से बैटिंग का प्रेरणा? बैटिंग का नहीं सर, लिखने का। सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर से आप प्रेरणा लेंगे। सचिन तेंदुलकर क्या है? गॉड ऑफ क्रिकेट। स्टार ब्लास्टर। गॉड ऑफ क्रिकेट है, आप उससे प्रेरणा लेंगे। अब ये लोग ड्रामा लिखने जा रहे थे, तो ड्रामा का गोल्डन एज कौन सा था? एलिजाबेथन एज। तो इन लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए थी एलिजाबेथन एज से। लेनी चाहिए थी। यस सर। Yes, sir. ये क्लासिकल ड्रामेटिस्ट से भी, एंशिएंट ग्रीस और एंशिएंट रोम के प्लेराइट से भी प्रेरणा ले रहे हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ठीक उनके पहले जो एलिजाबेथन एज हुआ है, उससे प्रेरणा तो लेनी चाहिए। मैं बैटिंग सीखना चाहता हूं, तो मैं गैरी सोबर्स से प्रेरणा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं डॉन ब्रैडमैन से प्रेरणा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे पहले जो सचिन तेंदुलकर हुआ है, उससे तो प्रेरणा ले, हम उससे तो प्रेरणा लेनी चाहिए। आप अच्छे शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आप सीधा राधा कृष्णन से प्रेरणा लेने के बजाय आपको स्कूल में जो मास्टर पढ़ाया है, उससे तो प्रेरणा ले लीजिए आप। तो इन लोगों ने किया क्या? इन लोगों ने एलिजाबेथन एज के नाटककारों से और नाटकों से किसी भी किस्म की प्रेरणा या गाइडेंस नहीं लिया। There was a complete break from the Elizabethan practice in drama. दरअसल हुआ क्या कि एलिजाबेथन एज में नाटकों में जिन रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो किया जा रहा था, जिन रूल्स एंड कन्वेंशंस को, रेगुलेशन नहीं बोलना उचित नहीं है, जिन रूल्स एंड कन्वेंशंस को फॉलो किया जा रहा था, उन कन्वेंशंस को इन लोगों ने ताक पर रख दिया कि नहीं, एलिजाबेथन एज के नाटकों से तो प्रेरणा नहीं लेंगे। The Restoration dramatist had no weakness for Elizabethan and comedy. Restoration age के 1660 से लेकर के 1700 के बीच के नाटककारों को कतई कोई लगाव नहीं था एलिजाबेथन एज के कॉमेडीज एंड ट्रेजेडीज से, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, कोई लगाव नहीं था। The dramatists of this age turned for inspiration and guidance to French dramatists. इन लोगों ने प्रेरणा लेना शुरू किया किससे? फ्रेंच ड्रामेटिस्ट से। और फ्रेंच ड्रामेटिस्ट से प्रेरणा क्यों लिया? With whose works they had become familiar. क्योंकि फ्रेंच नाटककारों के नाटकों से ये लोग परिचित थे। कैसे परिचय हुआ? Because of Charles II. Because of चार्ल्स द सेकेंड। हमेशा याद रखिए, चार्ल्स सेकेंड लिखते हैं और जब भी पढ़ेंगे तो चार्ल्स द सेकेंड पढ़ेंगे, ठीक है? जेम्स फर्स्ट लिखते हैं, जेम्स द फर्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है? 25th कॉमा अगस्त लिखेंगे, लेकिन हमेशा क्या पढ़ेंगे? 25th ऑफ अगस्त। और आप लिखेंगे अगस्त कॉमा 25th, तो आप पढ़ेंगे अगस्त द 25th। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। Because of Charles II, because Charles II lived in exile for a considerable period. He lived in exile in France for a considerable period. क्योंकि चार्ल्स II लंबे समय तक, एक अच्छे खासे वर्ष तक फ्रांस में रह रहा था, अपने फॉलोअर्स के साथ, अपने लॉयल्स के साथ। और चार्ल्स II की वाइफ भी जो थी, वो भी फ्रेंच थी। तो वहां रहने के दौरान अगर मैं चला जाऊं पाकिस्तान में रहने के लिए, तो पाकिस्तान के लिटरेचर से वाकिफ होऊंगा कि नहीं होऊंगा? यस सर। पता चलेगा कि नहीं चलेगा? पता चलेगा। तो इसलिए इसके लॉयल्स, इसके साथ जो लिटरेरी फिगर्स थे,
वो सभी फ्रांस के ड्रामा से प्रभावित थे। और जब ये लोग वापस इंग्लैंड आए तो इन लोगों ने अपने साथ फ्रांस का ड्रामा, वहां के ट्रेडिशंस, वहां के कन्वेंशंस, वहां का फैशन, वहां का कॉस्ट्यूम, वहां का भोजन और वहां का लिटरेचर भी साथ लेकर के आए। The English writers imitated the classical Latin writers and French art. इन इंग्लिश राइटर्स ने जो ड्रामा अब लिख रहे थे वो एंशिएंट राइटर्स की भी नकल किए और फ्रेंच राइटर्स की भी नकल। द रेस्टोरेशन ड्रामा बिकेम वीक। इस वजह से अब रेस्टोरेशन ड्रामा में ओरिजिनलिटी तो रहा ही नहीं। या तो नकल किया हुआ है एंशिएंट रोम के नाटकों का या नकल किया हुआ है फ्रांस के नाटकों का, अपना ओरिजिनल तो कुछ नहीं है। तो रेस्टोरेशन ड्रामा कोई बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं था, एंड व्हाट इट लेफ्ट बिहाइंड वाज सून रिजेक्टेड एंड थ्रोन आउट बाय द सक्सीडिंग एज। और रेस्टोरेशन एज खत्म हुआ। रेस्टोरेशन एज में जो नाटक लिखे गए, बाद के पीढ़ियों ने उन नाटकों को घटिया बता करके रिजेक्ट कर दिया और जबरदस्ती उन नाटकों को आप लोगों के कोर्स में डाल करके पढ़वाया जा रहा है। ये नाटक बेहद घटिया किस्म के थे। अब वापस चलिए एनएसए ऑफ ड्रामेटिक पोएजी में। एनएसए ऑफ ड्रामेटिक पोएजी में 4 तरह के ड्रामास पर बात हो रही थी। किस पर किस पर? एंशिएंट और फ्रेंच। तीसरा रेस्टोरेशन ड्रामा और चौथा ड्रामा ऑफ द लास्ट एज। रेस्टोरेशन ड्रामा नहीं, मॉडर्न ड्रामा उसको बोल रहा है ड्राइडन। मॉडर्न ड्रामा जो कि रेस्टोरेशन ड्रामा ही था, एंड ड्रामा ऑफ द लास्ट एज। तो रेस्टोरेशन एज से लास्ट एज कौन सा होगा? एलिजाबेथन? यस सर। रेस्टोरेशन एज को अगर मॉडर्न एज बोला जाएगा तो लास्ट एज क्या होगा एलिजाबेथन? तो इन्हीं 4 पर डिस्कशन हो रहा है। और रेस्टोरेशन एज के ड्रामेटिस्ट बोल रहे थे कि एलिजाबेथन एज का नाटक तो बेहद घटिया है और थोड़ा बहुत जो अच्छा है वो एंशिएंट्स वाला अच्छा है। यही टॉपिक थी एनएसए ऑफ ड्रामेटिक पोएजी में। तो आज फिर से पढ़ लीजिएगा उसको एक बार। इन द फील्ड ऑफ कॉमेडी, अब जब ड्रामा लिखा गया तो 2 चीजें लिखी जाएगी, आइदर ट्रेजेडी और कॉमेडी। यही ना लिखा जाएगा। इन द फील्ड ऑफ कॉमेडी, जहां तक कॉमेडी की बात है, द रेस्टोरेशन ड्रामेटिस्ट्स लेड बाय इथरेज एंड कॉन्ग्रीव, 2 इंपॉर्टेंट ड्रामेटिस्ट थे जो कि कॉमेडी लिखते थे रेस्टोरेशन एज में। एक का नाम था सर जॉर्ज इथरेज, आगे पूरा नाम आ जाएगा, और दूसरे का नाम था विलियम कॉन्ग्रीव। गेव बर्थ टू द कॉमेडी ऑफ मैनर्स। इन लोगों ने जिस प्रकार की कॉमेडीज लिखनी शुरू की उसको बोलते थे कॉमेडी ऑफ मैनर्स। तो कॉमेडी ऑफ मैनर्स टर्म को अंडरलाइन कर लीजिए। कॉमेडी ऑफ मैनर्स टर्म को अंडरलाइन कर लीजिए। या तो इसको बोलेंगे रेस्टोरेशन कॉमेडी, या इसके लिए दूसरा शब्द का प्रयोग करेंगे कॉमेडी ऑफ मैनर्स। ये कॉमेडी ऑफ मैनर्स बार बार दिक्कत करेगा। रेस्टोरेशन कॉमेडी को ही कॉमेडी ऑफ मैनर्स बोलते हैं। अब कॉमेडी ऑफ मैनर्स की क्या खूबियां थी ये हम आपको बार बार याद दिलाएंगे। अंकिता के पास तो नोट्स नहीं होगा जी। अंकिता बाबापत के पास है, नहीं है क्लास में? अंकिता बाबापत है? अंकिता बाबापत नोट्स है तुम्हारे पास? नोट्स है तुम्हारे पास? नहीं। भेज देंगे हम। ओके, थैंक यू। इन द फील्ड ऑफ कॉमेडी इथरेज और कॉन्ग्रीव ने लिखा, और इथरेज और कॉन्ग्रीव ने जिस प्रकार के नाटक को लिखा उस प्रकार के नाटक को बोलते हैं रेस्टोरेशन कॉमेडी या फिर कॉमेडी ऑफ मैनर्स। इट डिपिक्टेड फेथफुली। अब कॉमेडी ऑफ मैनर्स में क्या खूबी है भाई कॉमेडी ऑफ मैनर्स की? इसको क्यों बोल दिए कॉमेडी ऑफ मैनर्स? इट डिपिक्टेड फेथफुली। ऊपर में हम लोग शब्द पढ़ रहे थे रियलिज्म। देखिए इसी आंसर के पहले पैराग्राफ में एक शब्द आया था रियलिज्म।
पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी लाइन में आया है। इस आंसर के पांचवी लाइन में एक रियलिज्म शब्द आया है। तो हम आपको बता रहे थे कि समाज का वास्तविक चित्रण हो रहा था। तो ये देख लीजिए, वापस कंफर्म हो जाइए इस बात पर। इट डिपिक्टेड फेथफुली कॉमेडी ऑफ मैनर्स या रेस्टोरेशन कॉमेडी, पूरी वफादारी के साथ दिखला रहे थे लाइफ एंड मैनर्स ऑफ जेंटील सोसाइटी ऑफ द डे, अपने समय के जेंटील सोसाइटी के तौर तरीकों और जीवन को दिखला रहे थे। अब ये जेंटील सोसाइटी क्या बला है? सोसाइटी का अपर एरिस्टोक्रेटिक क्लास। जेंटील के बगल में आप लिख लीजिए अपर एरिस्टोक्रेटिक क्लास। समाज के ऊंचे तबके के लोगों के जीवन के बारे में चर्चा थी। इस कॉमेडीज में समाज का पैसे वाला एरिस्टोक्रेटिक वर्ग, पैसे वाला दो तरह का आदमी हो सकता है। एक जो कोयला चोरी करके बेच दिया और पैसा कमा लिया, और एक जो खानदानी रईस है। तो किन लोगों की चर्चा हो रही है? जेंटल सोसाइटी में कौन आएगा? खानदानी लोग, खानदानी वाले, खानदानी रईस। तो उन लोगों के जीवन के रहन सहन के तौर तरीकों के विचारों की चर्चा बेहद वफादारी से हो रही थी। और उन लोगों का जीवन कैसा है? सुबह सुबह निकल जाता है झोला लेकर के कि सब्जी ले आए, बंसीलाल चौक पर सस्ता मिलता है, वहीं पर से जाकर के मिलेंगे, 2 रुपया बचेगा। ये होता है उसका जीवन क्या? नो सर। नो सर। वो तो मस्ती से अपने घर में बैठा हुआ है। आप हिंदी सीरियल्स देखते हैं, थोड़ी देर में लिंक डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो आप इमीडिएटली वापस कनेक्ट हो जाइएगा। सब्जी लाने के लिए नहीं जाता है कि 2 रुपया बच जाएगा, बंसीलाल चौक पर सस्ता मिलेगा, आलू कैसे दिए तो 20 रुपए किलो नहीं 18 रुपए किलो दो, वो नहीं करता है। वो तो क्या करेगा, सुबह 9 बजे नहा धो करके तैयार होकर के लिपस्टिक और ज्वेलरी पहन करके हिंदी टीवी सीरियल्स में देखते होंगे, नाश्ते की मेज पर आ जाता है और दिन भर कुछ नहीं करना है। 11 बजे रात में भी वही गहना जेवर और बढ़िया साड़ी पहन करके सोई रहेगी। इट एग्जिबिटेड, इन नाटकों ने दिखलाया गेटी, उस समय के हैप्पी गो मैरी टाइप ऑफ एटीट्यूड को, उस समय के लोगों के मस्ती भरे जीवन को। गेटी मतलब जॉलीनेस, फन से भरी हुई जिंदगी। फॉपरी, फॉपरी बोलते हैं बस लड़कियों के या स्मार्ट पुरुषों के इर्द गिर्द चक्कर काटना, फॉपरी। इंसोलेंस, बुद्धि का दिवालियापन, एंड इंट्रीग ऑफ एन एरिस्टोक्रेटिक क्लास। और अपर एरिस्टोक्रेटिक क्लास के षड्यंत्रों को, कौन से षड्यंत्र को? इसका प्रेम उससे तोड़वा रहे हैं, उसका पति को वो ले भागी, उसकी पत्नी को ये ले भागा, उसकी प्रेमिका को उसने झूठा मैसेज कर दिया व्हाट्सएप कि ये हो गया है, उसका संबंध उससे तुड़वाया, उसका संबंध इससे जुड़वाया। बस यही सब करते रहते हैं जो हम लोगों के हिंदी सीरियल्स में चलता है। इंट्रीग मतलब षड्यंत्र। तो ये अपर एरिस्टोक्रेटिक ग्रुप जो है बस इसी सब में सारा दिन गुजारता था। सुबह उठा, प्रेमिका को मैसेज किया, प्रेमिका से वीडियो चैट किया, प्रेमिका ने सुबह सुबह उठ करके बताया कि आज मेरा बर्थडे है, तुम विश नहीं किए हो, और ये है सो 5 लाख का गिफ्ट लेकर के पहुंच गया, बाप की कार बेच दिया। बस यही सब दिखाएगा। और ये अपर एरिस्टोक्रेटिक क्लास आया कहां से? Which political changes had suddenly brought into prominence and authority? अभी कुछ दिन पहले पॉलिटिकल चेंज हुआ था इंग्लैंड में। क्या पॉलिटिकल चेंज हुआ था इंग्लैंड में? The change of the emperor. The change of guard. चार्ल्स II वापस राजा बन गया था। तो उससे ये अपर एरिस्टोक्रेटिक क्लास जो है प्रोमिनेंस बेहद महत्वपूर्ण बन गया, फिर से उसको पावरफुल हो गया। आज बीजेपी की सत्ता चली जाएगी और कांग्रेस की सत्ता आ जाएगी तो एक दूसरा पावरफुल ग्रुप उभर जाएगा।
कांग्रेस की सत्ता जाएगी, बीजेपी आ जाएगा, तो एक नया पावरफुल ग्रुप आ जाएगा। तो यही यहां हुआ। बस इसी के मस्ती भरे जीवन के इर्द गिर्द सारा का सारा नाटक हुआ करता था। यहीं पर हम डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, वापस कनेक्ट होइए। है टाइम अभी है, रुक जाओ, डिस्कनेक्ट नहीं हो। तो ये एक नया एरिस्टोक्रेटिक ग्रुप आ गया था। बस प्रेम करना, प्रेम संबंध तोड़वाना, ब्लैकमेल करना कि तुम्हारे प्रेम पत्र में है सो सार्वजनिक कर दूंगा या तुम्हारे फोटो में लीक कर दूंगा, बस यही करना था इन लोगों का काम, और कुछ भी नहीं था। द लोकेशंस ऑफ सच कॉमेडीज, और ऐसे नाटक जो होते थे वो कहां होंगे? इचाक में होगा या दिल्ली में होगा? सीरियल्स जो देखते हैं उनका सीन कहां रहता है? कोई गांव देहात में या मुंबई? मुंबई। तो ऐसे नाटकों का लोकेशन, रेस्टोरेशन कॉमेडी या कॉमेडी ऑफ मैनर्स के नाटकों का लोकेशन जो रहेगा वो लंदन में रहेगा। लंदन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उस समय इंग्लैंड का सबसे बड़ा शहर लंदन था। लंदन में किसी अमीर आदमी के घर का ड्राइंग रूम, या फिर कहां रहेगा? महंगे महंगे होटल्स, आज की तारीख में होटल्स, उस समय क्या था? कॉफी हाउसेस। The locations of such comedies were usually fashionable parks. ये जो कॉमेडीज होंगी फैशनेबल पार्क्स में होंगी, कॉफी हाउसेस में होंगी, क्लब्स में होंगी, या ड्राइंग रूम्स ऑफ अपर क्लास ऑफ लंदन, उनके घरों में होंगी। शहीद निर्मल महतो पार्क में और पीटीसी चौक के सिंघाड़ा दुकान पर इसका सीन नहीं हो सकता था। लंदन में होगा। और फिर फैशनेबल पार्क्स, वहां जहां अमीर लोग जाते हैं, कि जिस मैचिंग रंग का, जिस रंग का सलवार सूट पहने हुए हैं उसी रंग का कुत्ता भी होना चाहिए मेरे पास, जिस रंग का जीन्स और टॉप पहने हुए हैं उसी रंग की कार होनी चाहिए मेरे पास। तो वैसे पार्क्स में जाना, इस शहीद निर्मल महतो पार्क में नहीं कि कोई भी घुसा और बैठ करके पॉपकॉर्न खा रहे हैं, वहां नहीं। कॉफी हाउसेस का मतलब पीटीसी चौक का सिंघाड़ा दुकान नहीं। कॉफी हाउसेस का मतलब महंगे महंगे कॉफी हाउसेस, क्लब्स, ड्राइंग रूम्स ऑफ अपर क्लास ऑफ लंदन। कभी खुशी कभी गम का अमिताभ बच्चन का ड्राइंग रूम। द थीम्स वर यूजुअली लव, और ऐसे नाटकों का थीम क्या होता था? सीएए कानून या कृषि कानून, क्या थीम रहेगा? लव। इसका प्रेम उससे टूटा, उसका प्रेम उससे जुड़ा, उसकी पत्नी इसके साथ भागी, उसका चक्कर इसकी पत्नी के साथ चल रहा है, बस यही थीम हुआ करता था। लव, मैरिज एंड सेक्स। द डायलॉग्स ऑफ दिस फैशनेबल क्लास वर विटी एंड पॉलिश्ड। और ये अपर क्लास जो था कैसी भाषा का इस्तेमाल करता था? बेहद रिफाइंड लैंग्वेज रहता था, विटी, ह्यूमर रहता था उनकी बात में, एंड पॉलिश्ड। पॉलिश्ड मतलब ये नहीं कि जूता पॉलिश किया हुआ, पॉलिश्ड मतलब अट्रैक्टिव। अगर उसने कुछ बोला तो आपका ध्यान सहज ही उस ओर चला जाएगा। अट्रैक्टिव डायलॉग्स हुआ करते थे, तुरंत आपका ध्यान अपनी ओर खींचेगा। द कैरेक्टराइजेशन however was weak। चरित्र चित्रण, जो एक्टर्स हुआ करते थे या जो कैरेक्टर्स ऐसे नाटकों में होते थे, उनके कैरेक्टराइजेशन पर कोई बहुत विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। द कैरेक्टर्स वर टाइप्स। टाइप्स मतलब आप एक कैरेक्टर को जान जाइए और उस समाज के तमाम कैरेक्टर्स को आप उसी आधार पर मान लीजिए। There was little variety। कैरेक्टर्स में वैरायटी नहीं थी। Most of the characters were drawn from the aristocratic class। और जितने भी कैरेक्टर्स ऐसे नाटकों में इस्तेमाल किए जाते थे वो सभी समाज के उच्च वर्ग के हुआ करते थे। मिडिल क्लास फैमिलीज के या लोअर क्लास फैमिलीज के नहीं होते थे। यहीं पे डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, इमीडिएटली कनेक्ट होइए।